अब हम एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और देखेंगे। देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। बेसिकली मतलब इसमें कई सारी टर्म्स हैं कि इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। मतलब कई तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है, सब में हम एक ही मतलब बहुत सारी चीजें हम एक ही छोटे से टॉपिक के अंदर देख लेते हैं कि इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको हम रिएक्शन प्रोफाइल भी कहते हैं, इसको हम एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को हम ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। तो इसमें कई सारी टर्म्स हम देखेंगे। बेसिकली ये रिएक्शन प्रोफाइल है जिसमें हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना भी देखेंगे। अब इसको ऐसे समझो बेटा, मान लो दो रिएक्टेंट्स ए प्लस बी, ठीक है, ये दो रिएक्टेंट है। अब देखो इनकी एनर्जी स्टेट को हम एक ग्राफिकली देखेंगे। देखो यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे एनर्जी, ठीक है, दिख रहा है सबको, और यहाँ पर हम एक तरीके से प्लॉट करेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर है हमारा मतलब जो रिएक्टेंट है उनकी इतनी एनर्जी है, ये जो वैल्यू है ये ER है, मतलब दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स की भाई रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी की वैल्यू। अरे बट मतलब जब रिएक्शन शुरू हुआ तो रिएक्टेंट्स हैव दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ है रिएक्टेंट, अच्छा ये उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है EP है, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं इसको 100 किलो जूल मान लूं कि उसके पास होनी तो चाहिए 100 किलो जूल, और इसको अगर मान लो मैं एक तरीके से 20 मान लूं, ठीक है उसके पास 20 किलो जूल, होनी कितनी चाहिए 100 किलो जूल, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, उनको एनर्जी देनी स्टार्ट करी, ठीक है, ये उसकी क्या वैल्यू है थ्रेशोल्ड एनर्जी की। अच्छा अब देखो अगर मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच का डिफरेंस देखूं, इतनी एनर्जी उसको और मिलनी चाहिए बाहर से, तभी रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो ये कौन सी है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो कि नहीं है उसके पास तो इतनी हमें बाहर से देनी पड़ेगी ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। भाई है 20 चाहिए 100, तो हम उसको 80 बाहर से देंगे तो उसकी क्या है जो कोलिजन से इफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रोडक्टिव बन जाएगा हमारा, समझ रहे हो। तो अब हमने बाहर से एनर्जी देनी शुरू करी। अब देखो बेटा क्या है, जैसे बाहर से एनर्जी देनी शुरू करेंगे तो ए के बीच की बॉन्ड वीक होने लग गई, बी के बीच की भी बॉन्ड वीक होने लग गई। टाइम के साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे क्या है कि मतलब बॉन्ड्स पुरानी जब उन पर जोर पड़ेगा तो वो कमजोर होना शुरू होंगी। तो अब ऐसे समझो कि मतलब रिएक्शन एक अनस्टेबल स्टेट में जाना शुरू कर देगा, समझ लो। मतलब सिस्टम की जब एनर्जी बढ़ रही है तो ये बात बेटा तुम्हें पता है कि जितना मतलब एनर्जी ज्यादा हो जाती है सिस्टम की, उतना ही उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती चली जाती है, ठीक है। देखो हम उसको एक रिएक्शन प्रोफाइल के फॉर्म में देखेंगे कि भाई इस तरीके से रिएक्शन अब हमारा आगे बढ़ा, उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि हमें उसको किसके बराबर करना है थ्रेशोल्ड के बराबर करना है। इस स्टेज पर क्या होगा, पुरानी बॉन्ड बिल्कुल वीक हो चुकी होंगी और नई बॉन्ड बननी शुरू हो जाएंगी, समझ रहे हो। मतलब कि एक मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होगी रिएक्शन की जिसमें सारी बॉन्ड्स हैं, पुरानी भी है नई भी है, बट ऑल आर इन मोस्ट वीक स्टेट। पुरानी बिल्कुल टूटने के कगार पे है और नई बननी शुरू हुई है, तो सारी बॉन्ड बिल्कुल वीकेस्ट सिचुएशन में है। तो जब बहुत वीक है तो सिस्टम सबसे ज्यादा अनस्टेबल है इस पॉइंट पर, समझ रहे हो बेटा। तो जो एक अनस्टेबल स्टेट हमें ड्यूरिंग द रिएक्शन मिलती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सा बन गए, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज बन गई जिसमें रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, सारी बॉन्डर सारी वीकेस्ट स्टेट में, ठीक है। उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, एक बीच की अवस्था जो रिएक्टेंट्स की बनी, और क्योंकि उसमें सारी बॉन्ड्स मोस्ट एक तरीके से अनस्टेबल स्टेट में मोस्ट एक्टिवेटेड है, समझ लो कि बस एकदम से बहुत हाई एनर्जेटिक स्टेट में है जो हमारा सिस्टम है, उसी हम कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और अगर एनर्जी से दिखाएं तो वो पॉइंट हमें कब मिलता है,
जब रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मतलब उस रिएक्शन में, या जिसकी हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हम एक गिवन मिक्सचर में, हम गिवन वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, तो उसमें जब सारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है तो क्या है, बॉन्ड्स बिल्कुल नई बननी शुरू हो जाती है, पुरानी टूटने वाली होती है। अब देखो, जब बिल्कुल वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, अब धीरे धीरे ये बॉन्ड से नई वाली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी, सिस्टम दोबारा से स्टेबल शुरू होना होगा। जब दोबारा से स्टेबल होना शुरू होगा तो क्या है, एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। अब एनर्जी कम हुई और मान लो यहाँ पर आकर हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, तो ये एनर्जी किसकी होगी, प्रोडक्ट्स। समझ लो बेटा कि इसके बाद क्या स्टेट मिली, 2AB मिल गया कि भाई ये स्टेबल थे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्टेबल एनर्जी थी, मतलब स्टेबल स्टेट थी, और रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी थी। जब उनको एनर्जी मिली तो उनकी पुरानी बॉन्ड्स वीक होनी शुरू हो गई। एक ऐसी स्टेज आई जब वो बिल्कुल वीक हो गई और नई बिल्कुल बननी शुरू हो गई, तो वो स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उस पर जो हमें अपना एक तरीके से एक बीच की अवस्था प्राप्त होती है, उसमें क्योंकि सब अपने मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट में होते हैं, इसलिए हम उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो धीरे धीरे नई बॉन्ड स्ट्रांग होकर पूरी तरह से बन जाती है, तो हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी। आई बेटा बात समझ में? तो इसको देखो हम थोड़ा सा और ऐसे करके देखें, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये वाली स्टेट एक तरीके से क्या है, यहीं पर हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो ये जो बीच का एक डिफरेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस था। अगर रिएक्टेंट की ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कम होगी तो दैट इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी सिस्टम में से जब प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। तो जिन रिएक्शंस में एनर्जी बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन प्रोफाइल है कि रिएक्शन कैसे शुरू हुआ एनर्जी के हिसाब से, कैसे कैसे उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया और कैसे कैसे वो दूसरे रास्ते से वापस आया। मतलब ये चढ़ाई है, ये पहाड़ है, जब तक रिएक्टेंट यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक वो यहाँ भी नहीं पहुंचेगा। आई बेटा बात समझ में? ठीक है, तो ये रिएक्शन प्रोफाइल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ऐसे दो बना रखे बेटा मैंने नोट्स में, तुम देखोगे तो। अगर मैं इसी को ही ऐसे कह दूं कि भाई अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी अगर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो रिएक्शन हमारा मान लो ऐसे शुरू हुआ और यहाँ आकर खत्म हो गया, तो ये जो डिफरेंस है अब ये डेल्टा E बनेगा। मतलब अब ER हमारा कम है और EP हमारा ज्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, ठीक है, तो नेट एनर्जी कुछ ही एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, और जिन रिएक्शंस में एनर्जी गेट एब्जॉर्ब, दोज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो जनरली हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ही रिएक्शन प्रोफाइल बनाते हैं, बट मैंने दोनों बना दी है नोट्स में। तो इन केस अगर एंडोथर्मिक का भी आता है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस इनको हमें ऊपर नीचे करना है, बाकी ये वैसे ही है समझने में कॉन्सेप्ट जैसे कि हमारा एक्सोथर्मिक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन प्रोफाइल और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तरीके से, जो मोस्ट अनस्टेबल मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन बीच में बनती है, जिसमें सारी बॉन्ड्स वीक होती है, रिएक्टेंट्स के बीच की भी, प्रोडक्ट्स के बीच की भी। तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम उस रिएक्शन की का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट क्लियर।